नमस्कार। भारत के सामान्य परिचय के पार्ट 2 के अंदर आज बात करते हैं भारत की तटीय सीमाओं के बारे में। हमने पार्ट 1 के अंदर भारत की स्थलीय सीमा, भारत के सामान्य परिचय, अक्षांश देशांतर के बारे में बात की थी और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप उसे देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं भारत के सामान्य परिचय के अंदर भारत की तटीय सीमाओं के बारे में। भारत की जो तटीय सीमा है, भारत की तटीय सीमा है, उसकी लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। ये भारत की तटीय सीमा है, इसमें ये लक्षद्वीप जो है वो भी शामिल है। तो भारत की तटीय सीमा जो है वो मुख्य भूमि और ये द्वीप जो है इनकी तटीय सीमा को मिलाते हैं जब, तो कुल सीमा बनती है 7516 किलोमीटर की। अब इस 7516 किलोमीटर में भारत की जो मुख्य भूमि है, यानी गुजरात से लेके ये जो बंगाल तक की जो पूरी भूमि है, मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई तो है 6100 किलोमीटर, और अगर द्वीपों की तटीय रेखा की लंबाई की बात करें तो होती है 1416.5 किलोमीटर। तो एग्जाम में ये पूछा जाए कि तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो होगी 7516 किलोमीटर 5 किलोमीटर, और मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई है तो 6100 किलोमीटर, और द्वीपों की तटीय रेखा की लंबाई है 1416.5 किलोमीटर। अब भारत की तटीय सीमा कितने देशों से जुड़ती है, तो भारत की जो तटीय सीमा है वो कुल 7 देशों से जुड़ती है। 7 देशों से जुड़ती है तटीय सीमा। अगर मैं सवाल करूं केवल जलीय सीमा कितने देशों से बनती है, केवल जलीय सीमा यानी स्थल सीमा नहीं लगनी चाहिए उसके साथ में, तो उन देशों की संख्या कितनी होगी, 4 देश। तो इनका एक बार स्टडी कर लेते हैं। भारत की तटीय सीमा 7 देशों से जुड़ती है। 7 देश कौन कौन से हैं? पहला हो गया पाकिस्तान, उसके बाद कौन सा है, मालदीव, उसके बाद तीसरा कौन सा है, श्रीलंका, चौथा कौन सा है, इंडोनेशिया, पांचवा है थाईलैंड, छठा है बांग्लादेश, और सातवां है म्यांमार। यानी म्यांमार तक ये जो भारत की जलीय सीमा जुड़ती है। अब इसके बारे में बात करते हैं, भारत की तटीय सीमा से कितने देश जुड़ते हैं। 7 देश जुड़ते ही हो गया, लेकिन भारत की तटीय सीमा से भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ते हैं, तो भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा से जुड़ते हैं। तटीय सीमा से जुड़ते हैं। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा से जुड़ते हैं। अब 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल, ये भारत के 9 राज्य जो हैं वो तटीय सीमा से जुड़ते हैं। इसके बाद में 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं दमन दीव, ये देखिए दमन दीव और दादर नागर हवेली, जिन्हें अभी एक बना दिया गया है, अलग अलग थे एक। अब इसके बाद में अगला प्रदेश है केंद्र शासित है पुडुचेरी, जिसका पहले पांडिचेरी था, जिसका विस्तार जो है वो 3 राज्यों में, इसके 4 जिले, यमन, कराईकल, माहे और पांडिचेरी। तो ये पुडुचेरी जो है ये दूसरा चीफ कमिश्नर स्टेट है, तीसरा है लक्षद्वीप और चौथा है अंडमान निकोबार। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य जो है वो भारत की जलीय सीमा अन्य देशों के साथ में बनाते हैं। इसके बाद में भारत के सबसे नजदीक स्थित, भारत के सबसे नजदीक समुद्री देश कौन सा है, तो वो होगा श्रीलंका।
और उसके बाद में दूसरे स्थान पर आएगा इंडोनेशिया। भारत के सबसे नजदीक स्थित समुद्र देश पूछा जाए तो वह है श्रीलंका, और उसके बाद में इंडोनेशिया। श्रीलंका भारत से पाक जल संधि, पाक जल मरुमध्य से अलग होता है, और इंडोनेशिया जो है वो ग्रेट चैनल, 6 डिग्री चैनल, महान चैनल से वो अलग होता है। तो सबसे नजदीक श्रीलंका है, उसके बाद है इंडोनेशिया। अब इसके बाद में भारत की तटीय सीमा जो है वो किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक जुड़ती है और किस राज्य की तटीय सीमा सबसे कम जुड़ती है? तो भारत में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक सीमा होगी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और गुजरात। केंद्र शासित प्रदेशों में है अंडमान निकोबार की जो है वो 1962 किलोमीटर है और गुजरात की 1200 किलोमीटर है। गुजरात के बाद में सीमा होगी आंध्र प्रदेश की सबसे अधिक होगी। तो अगर पूछा जाए सबसे अधिक सीमा किसकी है तो अंडमान निकोबार की है, राज्यों में किसकी है तो गुजरात की है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश की है। और सबसे कम सीमा जो कहा जाए तो इसमें होगी दमन दीव की और इसमें होगी गोवा की। इसमें गोवा की जो है वो सीमा सबसे कम होगी, जलीय सीमा सबसे कम होगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो 2 द्वीप समूह हैं वो उनमें कितने द्वीप हैं, किस प्रकार के वो द्वीप हैं और कौन कौन से जलीय संधियों के द्वारा ये जो है देश एक दूसरे से जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। जो चैनल जो है वो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और भारत जो है बंगाल या हिंद महासागर ऊपर जाकर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अंदर डिवाइड हो जाता है और भारत की इसी हिंद महासागर के अंदर विभिन्न प्रकार के चैनल के माध्यम से यहाँ अलग अलग देशों के साथ में जल संधि बनाता है। अब चैनल क्या होता है? चैनल जल का वह भूभाग जो 2 भौगोलिक क्षेत्रों को, स्थलीय सीमाओं को पृथक करता है, चैनल या जल संधि कहलाता है। तो पहले बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान जो है उसके बीच में 24वीं समानांतर रेखा है। जो पाकिस्तान ये मानता है कि 24वीं समानांतर रेखा जो भारत की सीमा है, लेकिन भारत इससे इनकार करता है। 24वीं समानांतर रेखा को पाकिस्तान भारत की सीमा मानता है, लेकिन भारत इससे इनकार करता रहा है। इसके बाद बात करते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो 36 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। ये तो हो गया, जिसमें से 11 पर निवास है, मानव का निवास है 11 द्वीपों के ऊपर। ये सभी द्वीप जो है मूंगा द्वीप है। ये सभी द्वीप किसके हैं? मूंगा द्वीप। अब लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। मिनिकॉय इस क्षेत्र का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी राजधानी तो पता होगा आपको, कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। अब लक्षद्वीप जो है वो भारत से यहाँ लक्षद्वीप सागर से पृथक होता है। तो लक्षद्वीप सागर हो गया ये तो इसको पृथक इस सागर ने कर लिया है। अब इसके अंदर जैसे ये राजधानी है कावारत्ती, कावारत्ती जो है वो मिनिकॉय इसका बड़ा द्वीप है। ये जो है 9th डिग्री चैनल से ये लक्षद्वीप जो है मिनिकॉय को अलग, लक्षद्वीप मिनिकॉय जो है ये 9 डिग्री चैनल से अलग होता है, यानी इन दोनों के बीच में 9 डिग्री अक्षांश जो है वो गुजरता है, तो 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। इसी प्रकार लक्षद्वीप के दक्षिण में एक बड़ा देश है जो है उसे बोलते हैं मालदीव। मालदीव के साथ में ये 8 डिग्री अक्षांश जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। तो सबसे पहले 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किन दोनों के बीच में है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। मालदीव मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल। 9th डिग्री चैनल किन के बीच में है? लक्षद्वीप
कावारत्ती और मिनिकॉय के बीच में। तो ये दो, और लक्षद्वीप सागर भारत की मुख्य भूमि से लक्षद्वीप के बीच में लक्षद्वीप सागर है। इसके बाद बात करते हैं श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका के बीच में भारत में मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से श्रीलंका अलग होता है। तो पाक जल संधि जो है भारत का ये जो भाग है तमिलनाडु के द्वीप है पाम्बन द्वीप। ये पाम्बन द्वीप जो है इस पर एक शहर है रामेश्वरम। कौन सा शहर है? रामेश्वरम। भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आज़ाद जो है वो यहाँ के निवासी थे। और रामेश्वरम जो है वहाँ पे भगवान शिव का विशाल मंदिर है। रामेश्वरम जो है उस पर एक पाम्बन द्वीप पर एक स्थित है रामेश्वरम इस भाग से, तमिलनाडु के भाग से पाम्बन चैनल द्वारा अलग होता है। और इसी रामेश्वरम से जो है वो श्रीलंका जो है वो पाक जल संधि से पृथक होता है। तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच है। एग्जाम में कहीं ये ना हो जाए पाक जल संधि किन देशों के बीच में स्थित है, भारत पाक हम करके आ जाए। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं इंडोनेशिया के साथ में। इंडोनेशिया के साथ में 6 डिग्री ग्रेट या जिसे महान चैनल कहा जाता है, ये चैनल जो है वो भारत के साथ में इंडोनेशिया की जलीय सीमा का निर्धारण करता है। तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में, यानी भारत का जो सबसे अंतिम छोर है वो ग्रेट निकोबार यानी बड़ा निकोबार से सुमात्रा जो इंडोनेशिया का द्वीप है उनके बीच में 6 डिग्री अक्षांश जाता है। इसीलिए इसको 6 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, महान चैनल कहा जाता है। तो 6 डिग्री चैनल, ग्रेट और महान चैनल भारत के वृहत निकोबार और सुमात्रा के बीच में है। किन किन क्षेत्रों के बीच में? तो वृहत निकोबार, सुमात्रा के बीच में है। अब इसके बाद बात करते हैं अंडमान और निकोबार की। अंडमान और निकोबार, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये 572 द्वीपों का समूह है जिसमें 36 द्वीपों पर मानव का निवास है। ये जो द्वीप समूह है ये वास्तव में एक पर्वत के शिखर है, पर्वत की चोटियां हैं। जो ये अराकायनोमा पहाड़ी है म्यांमार के अंदर, ये इसी का विस्तार है, समुद्री विस्तार है। और समुद्र के अंदर पहाड़ियों में जो पहाड़ियों की पर्वत चोटी है वो द्वीप बन के उभरे हैं, इसीलिए इनको अराकायनोमा का विस्तार कहा जाता है। तो अंडमान निकोबार किसका विस्तार है? अराकायनोमा का विस्तार है। कितने द्वीप है? 572 द्वीप। कितनों पे निवास है? 36 पर निवास। अब अंडमान और निकोबार भी अलग अलग है। इसमें अंडमान के मुख्य 3 भाग है, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। अंडमान के 3 भाग कौन कौन से हैं? ये है उत्तरी अंडमान, ये उत्तरी हो गया, ये हो गया दक्षिणी अंडमान। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और ये है लघु अंडमान। अब लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में एक जलमार्ग है, उसे कहते हैं डुंकन पास। क्या कहा जाता है? डुंकन पास। तो डुंकन पास जो है, डुंकन पास किसके बीच में स्थित है? लघु और दक्षिणी अंडमान के बीच में। इसके बाद में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्वयं जो है वो 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। ये अंडमान द्वीप समूह, ये निकोबार द्वीप समूह है, तो ये 10 डिग्री चैनल
10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार, तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। यानी लघु अंडमान से लेके कार निकोबार के मध्य स्थित है। लघु अंडमान से कार निकोबार के मध्य स्थित है। अब इसके बाद में निकोबार द्वीप समूह है, उसका जो उत्तरी भाग है कार निकोबार, इसके बाद में लिटिल निकोबार, और सबसे अंत में जो है उसे कहते हैं ग्रेट निकोबार। उसे क्या कहा जाता है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो है उसी पर जो है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट स्थित है। अब इसके बाद में एक कोको स्टेट होता है। कोको स्टेट जो है, जो उत्तरी अंडमान है, वो म्यांमार का एक द्वीप है कोको द्वीप। कोको द्वीप के बीच में ये जो जलमार्ग है जो इसको अलग करता है, उसको बोलते हैं कोको स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? कोको स्ट्रेट। तो कोको स्ट्रेट कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करता है। तो कोको स्ट्रेट कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करता है। तो उत्तरी अंडमान और इसके बीच में ये कोको चैनल अवस्थित है। अभी तक हमने जो अध्ययन किया है उसके बारे में वापस एक बार पढ़ लेते हैं। भारत के भूगोल को हम जितना मैप के अंदर पढ़ेंगे हमें आसानी से याद रहेगा। इन चीज़ों को अगर हमने थ्योरी समझा होता तो शायद हमें याद करने में समय लगता है, लेकिन आपको एक बार जो मेहनत होगी वो भारत का मैप बनाना, उसको सीखने में होगी। अगर आपने ये मैप बनाना सीख लिया तो आगे की जो पढ़ाई है उसका काफ़ी समय आपका खर्च होने से बच जाएगा और आपको पढ़ाई दिमाग के अंदर एक आसानी से याद रहेगी, क्योंकि मेमोरी का एक रूल्स होता है कि उसे जितना सिस्टमेटिकली याद किया जाता है उतना सिस्टमेटिकली हमारे माइंड से वापस वो रिकॉग्नाइज हो जाता है। तो हम इसको मैप के जरिए याद करें अधिक से अधिक। तो एक बार वापस भारत की जो तटीय सीमा है उसके बारे में हम याद कर लेते हैं कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। इसमें से मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर और द्वीपों की तटीय रेखा की लंबाई 1415.6 किलोमीटर है। अब भारत के तटीय सीमा से 7 देश जुड़ते हैं, लेकिन केवल जलीय सीमा के वाले देश होंगे तो उनकी संख्या होगी 4। भारत की तटीय सीमा जो है उससे भारत के 9 राज्य जुड़ते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश जुड़ते हैं। सबसे अधिक जो सीमा है वो अंडमान निकोबार की है, लेकिन गुजरात के राज्य के तौर पे सबसे अधिक सीमा बनाता है। उसके बाद बनाता है आंध्र प्रदेश। सबसे कम सीमा गोवा राज्य के तौर पर बनाता है और सबसे कम सीमा जो है केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर होगी दमन दीव दादर नगर हवेली की। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। ये मूंगा द्वीप है, 11 पर मानव का निवास है और लक्षद्वीप जो है मिनिकॉय यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी कावरत्ती है। लक्षद्वीप जो है वो भारत से लक्षद्वीप सागर के द्वारा अलग होता है और 8th चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है, जो 1 डिग्री अक्षांश है, और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप यानी कावरत्ती से मिनिकॉय के बीच में स्थित है। इसी प्रकार श्रीलंका जो है भारत से पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी से अलग होता है और अंडमान और निकोबार 572 द्वीपों का समूह है, जिसमें 36 पर मानव का निवास है। इसमें अंडमान जो है वो 3 भागों में, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। उत्तरी अंडमान म्यांमार के कोको द्वीप से, कोको स्टेट से अलग होता है और उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान के अंदर पोर्ट ब्लेयर राजधानी है और 2 यहाँ ज्वालामुखी की है, बैरम और नारकोंडम। बैरम एक सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। और अंडमान और निकोबार के बीच में जो चैनल है उसको बोलते हैं 10th डिग्री चैनल। निकोबार द्वीप समूह के 3 भाग है, कार निकोबार, लघु निकोबार और वृहत निकोबार, ग्रेट निकोबार कहा जाता है। यह ग्रेट निकोबार इंडोनेशिया के सुमात्रा से 6 डिग्री चैनल यानी महान चैनल से अलग होता है। तो अब बात कर लेते हैं भारत के तटीय भाग के बारे में। भारत के तटीय भाग के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये तटीय भाग, ये देखिए, ये गुजरात का कच्छ क्षेत्र है। कच्छ से लेके दमन का जो भाग है उसे कहते हैं काठियावाड़ तट। क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं नोट्स के हिसाब से कि काठियावाड़ तट कहां पे है। तो काठियावाड़ तट जो है वो है
कच्छ से दमन तक। अब दमन से लेके गोवा तक का जो तट है वो कहलाता है कोंकण तट। क्या कहलाता है? कोंकण तट। और जानते हैं कच्छ से कोंकण तट जो है, कोंकण तट है दमन से लेके गोवा तक, या कोंकणी भाषा भी बोली जाती है। अब गोवा से लेके जो मैंगलोर है वहां तक कहलाता है कन्नड़ या कर्नाटक तट। क्या कहलाता है? कन्नड़ या कर्नाटक तट। तो कर्नाटक तट कहां से कहां तक है? कर्नाटक तट है गोवा से लेके मैंगलोर तक। मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक जो तट है उसे कहते हैं मालाबार तट। क्या कहते हैं? मालाबार तट। यहां कई प्रकार की तटीय झीलें पाई जाती है, स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। तो मालाबार तट जो है, ये टॉपिक जो है वो भारत के भौगोलिक विभाजन जो भारत का होगा उसके अंदर भी ये टॉपिक वापस रिवाइज होगा, और इसमें और इंटरनल जो भी फैक्ट है वो भी सामने आएंगे। तो अब हम पहले इसमें इतना ही देख लेते हैं। मालाबार तट जो है वो मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक है। अब इसके बाद में जो पश्चिम बंगाल के पास में तट है उसको कहते हैं बेंगो तट। क्या कहा जाता है? बेंगो तट। और ये गंगा का मैदानी भाग है। इसके पास में जो है वो गंगा का मैदानी भाग है। और देखिए गंगा के मैदानी भाग से महानदी का जो भाग होता है, गंगा के मैदानी भाग से महानदी तक का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं उत्कल तट। क्या कहते हैं? उत्कल तट। गंगा उत्कल तट होता है गंगा के मैदानी भाग से। महानदी के डेल्टा तक इसको कहा जाता है। यानी गंगा जब गंगा के मैदानी भाग से उत्कल तट कहलाता है। इसके बाद में महानदी के डेल्टा से लेके कृष्णा नदी यानी जो पारदीप है उसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। उत्तरी सरकार तट ये कहां से है? महानदी से कृष्णा नदी या पारदीप तक, जहां से सतीश धवन रॉकेट प्रशिक्षण क्षेत्र है। तो उत्तरी सरकार तट जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। और इसके नीचे वाले भाग को कहते हैं कौरवमंडल तट। क्या कहते हैं? कौरवमंडल तट। तो कौरवमंडल तट कृष्णा कावेरी के बीच में, यानी कि पारदीप से लेके कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र होता है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। पारादीप से लेके कन्याकुमारी। तो ये भारत के तटीय भाग है। कच्छ से लेके दमन तक इस तटीय भाग को हम कहते हैं काठियावाड़ तट। दमन से लेके गोवा तक कहते हैं कोंकण तट। गोवा से मैंगलोर तक कहते हैं कर्नाटक तक। और कर्नाटक से लेके मैंगलोर से लेके हम कन्याकुमारी तक इसको कहते हैं मालाबार तट। फिर कन्याकुमारी से हम आगे बढ़ते हैं वापस से कृष्णा कावेरी के बीच में पारादीप तक कहते हैं कौरवमंडल तट। और इस पारादीप से लेके महानदी तक इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसके नीचे वाला है कौरवमंडल तट। अब गंगा के मैदान से लेके महानदी के डेल्टा तक का भाग कहलाता है उत्कल तट, जो कि उड़ीसा के पास है। ठीक है। और बंगाल के पास है बेंगा तट। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बंगाल के पास कौन सा तट है, ये तटों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में एग्जाम में पूछा जाए कि काठियावाड़ तट किस राज्य के पास है, तो गुजरात। अगर पूछा जाए कोंकण तट तो महाराष्ट्र, गोवा।
फिर कन्नड़ तट तो कर्नाटक, मालाबार तट तो केरला, फिर बेंगा तट तो बंगाल, उत्कल तट तो उड़ीसा, सरकार तट तो आंध्र प्रदेश, कोरोमंडल तट तो तमिलनाडु। तो ये हो गए भारत के तटीय सीमाएं। भारत की तटीय सीमा को मुख्य 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 3 भागों के अंदर। कौन कौन से भाग है? देखिए, प्रादेशिक जल सीमा पहला भाग है। प्रादेशिक जल सीमा क्या है? प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है, इसे बोलते हैं टेरिटोरियल सी। पहले ये देख लेते हैं तटीय सीमा क्या होती है। हमारा जो भारत है उस भारत के सारे तट हैं, तो कोई तट बाहर है, कोई तट अंदर है, इस प्रकार से तटीय रेखाएं हैं। तो जैसे ये तट बाहर है, ये तट थोड़ा अंदर है, तो तटीय सीमा का निर्धारण जो है उस क्षेत्र से अधिकतम बाहर जो भाग है उस भागों को जब मिलाते हैं, तो जैसे ये जो एक सीमा बना रहे हैं हम, ये एक तटीय सीमा बन रही है। तटीय सीमा इस प्रकार बनती है कि बाहर और अंदर के जो भूभाग है उनके बीच का जो अंतर होता है उसके एक काल्पनिक रेखा के माध्यम से उनको जोड़ा जाता है, उसको तटीय सीमा कहा जाता है। तो भारत की जो तटीय सीमा है उस तटीय सीमा से 12 नॉटिकल मील, यानी ये भारत की तटीय सीमा है, इस तटीय सीमा से 12 नॉटिकल मील, 1 नॉटिकल मील होता है, उसमें 1 नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल मील को समुद्री मील भी कहा जाता है, यानी कि 1 नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.1 किलोमीटर। ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। अब भारत की जो तटीय सीमा है, जैसे ये भारत का तट है, यहां से लेके 12 नॉटिकल मील तक जो है वो क्या कहलाता है? प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा में क्या होता है? इस देश का संपूर्ण अधिकार इस सीमा पर होता है। संपूर्ण अधिकार इस क्षेत्र के अंदर वो देश किसी प्रकार की गतिविधि कर सकता है, चाहे वो देश वहां पे मत्स्य उत्पादन कर सकता है, और वहां पे इस क्षेत्र में आने पर वीजा और पासपोर्ट के बिना एंट्री नहीं की जा सकती। तो ये देश जो है वो संपूर्ण अधिकार इस देश का प्रादेशिक जल सीमा में होता है। प्रादेशिक जल सीमा के बाद में जो अगला 12 नॉटिकल मील होता है, वो अगला 12 नॉटिकल मील यानी कि समुद्री तट से लेके 24 नॉटिकल मील तक का जो भाग होता है उसे कहते हैं संलग्न क्षेत्र अविच्छिन्न मंडल। ये होता है 12 नॉटिकल मील तक। अब होता है अविच्छिन्न मंडल। अविच्छिन्न मंडल होता है, वो होता है 24 नॉटिकल मील तक। 24 नॉटिकल मील तक होता है। और अविच्छिन्न मंडल जो होता है उसके अंदर हमें सीमा शुल्क और पर्यावरण संबंधी कानून लागू होते हैं। यानी यदि यहाँ पे कोई पर्यावरण का उल्लंघन करता है तो उस पर ये कानून लागू होता है। यहाँ पर आने वाले जो मत्स्य उत्पादन को किया जाता है, किसी प्रकार से यहाँ पे किसी प्रकार से वित्तीय गतिविधि करने पर यहाँ पे जो है वो सीमा शुल्क ड्यूटी भी लागू होती है। तो इस भाग के अंदर वित्तीय अधिकार, सीमा शुल्क और पर्यावरण सुरक्षा के कानून लागू होते हैं। पर्यावरण सुरक्षा के कानून लागू होते हैं। अब 24 नॉटिकल मील के बाद में आगे क्षेत्र, यानी कि तटीय सीमा से लेकर आगे 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसे क्या कहा जाता है? मैं यहां पे लिख रहा हूं, तीसरा भाग होता है, उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, हिंदी नाम इसका है अनन्य
आर्थिक क्षेत्र। ये जो भाग होता है, इस भाग के, ये यहां तक का जो भाग है तटीय सीमा से, इस भाग पर उस देश को, इस भाग पर उस देश को पूरा अधिकार है अनुसंधान करने का। इस भाग पर मिलने वाला किसी प्रकार का खनिज, चाहे पेट्रोल और जिसकी खोज होती है, उस देश पर, उस भाग पर उस देश का अधिकार होता है। चाइना यही कुछ कर रहा है। चाइना जो है अपने संबंधित जो नजदीक द्वीप है उनकी समुद्री सीमाओं के अंदर वो तेल का दोहन स्वयं कर रहा है और दक्षिण चीन सागर के अंदर अपनी उपस्थिति को अधिक प्रभावी कर रहा है। तो उन सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है, वही अंतर्राष्ट्रीय विवाद उस पर चल रहा है। तो 200 नॉटिकल मील जो है इस पर अनुसंधान के लिए अनुसंधान कर सकता है। 200 नॉटिकल मील तक किसी प्रकार का अनुसंधान किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त 200 नॉटिकल मील तक खनिज अधिकार, क्या है? खनिज अधिकार, ये हमें 200 नॉटिकल मील तक मिलते हैं, कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे भारत के भौगोलिक विभाजन की, भारत का भौतिक स्वरूप कितने भागों के अंदर बांटा गया है उस बारे में। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आगे मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।